नमस्कार प्यारे साथियों। जी जैन एजुकेशन परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर 360 स्कूल व्याख्याता के लिए जो हम सीरीज लेके आए थे, उसी क्रम में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हम एक कंप्लीट टॉपिक कर चुके हैं जनवरी फरवरी माह का, और आज एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा। उसका नाम है महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और स्थान, वो भी जनवरी और फरवरी के। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चित व्यक्ति पढ़ लेंगे, उसके बाद स्थान और फिर घटनाएं देख लेंगे। और इससे हमारे क्या होगा, हमें ज़्यादा होच पोच नहीं होना है, ज़्यादा होच पोच नहीं होना है, एक एक करके देखेंगे। देखो, वर्गीकरण करके जितना भी देखेंगे ना, हर चीज़ों को वर्गीकृत करेंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, उतने हमारे लिए चीज़ें सरल हो जाएगी। और चीज़ें सरल होती है तो वो याद करने में भी आसान हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चर्चित व्यक्ति को। देखो, सबसे पहले चर्चित व्यक्ति जिनका नाम है दीपक माहेश्वरी। दीपक माहेश्वरी बाड़मेर में। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने जो आपका गूगल मैप नहीं होता, जो हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, जब हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या फिर कभी किसी रास्ते में जा रहे होते हैं तो हम गूगल मैप लगाते हैं। वो हमें नहीं कहती आगे जाके 200 मीटर दाएँ मुड़े, आगे जाके 200 मीटर बाएँ मुड़े, और नहीं मुड़ते तो फिर वो कहती है आप गलत रास्ते पर हो। तो हमें पता है हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन वो कहती है उसी का एक विकल्प है जो देसी है, भारतीय विकल्प है। उसका नाम है भारत मैप। भारत मैप। दीपक महेश्वरी जी जो बाड़मेर के निवासी है, इन्होंने 7 वर्ष की अपने मेहनत के परिणाम से एक मैप विकसित किया है। एक नया ऐप है, नेविगेशन ऐप। इसको स्वदेशी नेविगेशन ऐप कहते हैं। इसका नाम है भारत मैप। ये विकसित किया इन्होंने। इसकी विशेषताएं क्या क्या है इस ऐप की? इस ऐप की विशेषताएं, ऐप है, ऐप का नाम है भारत मैप, ठीक है। विशेषताएं क्या क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आपको बहुमंजिला इमारतों के अंदर सटीक लोकेशन, जैसे 18वीं मंजिल पर कौन सा फ्लैट है, वहां तक पहुंचा सकता है। गूगल मैप में अभी ये सिचुएशन, ये भी सिस्टम नहीं है। गूगल मैप सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्डिंग की लोकेशन दे सकता है कि इस जगह पे ये बिल्डिंग है, लेकिन ये जो ऐप है ये आपको बिल्डिंग के अंदर की लोकेशन पे बताता है। मान लो 15वीं मंजिल पे किसका फ्लैट है, कौन सा फ्लैट है, 16वीं पे किस नाम से फ्लैट है, कौन सा फ्लैट है, वो सब कौन देता है? ये वाला ऐप भारत मैप। ये इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता है। ये इंडोर नेविगेशन भी देता है, यानी बिल्डिंग के अंदर भी क्या है, वो भी नेविगेशन देता है, ठीक है। भारत पिन, इसका एक ये डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। भारत पिन, भारत पिन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पिन हाल ही में चर्चा में था, क्या था? भारत पिन भारत मैप का एक डिजिटल एड्रेस है, 7 अंकों का। 7 अंकों का एक डिजिटल एड्रेस है। इसमें क्या होगा, ऐसे मान लो 3 अंक आपके जिले के बारे में होंगे, 3 अंक आपके मान लो उसके होंगे तहसील के, और 1-2 अंक आपके गांव के होंगे। ऐसे मिला के कुछ एड्रेस बनाया होगा, परफेक्ट एड्रेस होगा वो, बिल्कुल। तो यह है पारंपरिक लैंडमार्क के बजाय क्या है, एक 7 अंकों का डिजिटल एड्रेस सिस्टम का उपयोग करता है। कौन सा? भारत पिन। ये भारत मैप के ही अंदर है। याद रखना, बनाया किसने था? दीपक महेश्वरी ने। और वो कहाँ के निवासी हैं? बाड़मेर के। इनको पुरस्कार भी मिल रखा है। स्टार्टअप दिल्ली में आयोजित हुआ था एक स्टार्टअप महाकुंभ 2025। इस प्रोजेक्ट को क्या मिला था? मोबिलिटी श्रेणी का पुरस्कार मिल चुका है 2025 में। तो ये भी याद रखने वाली चीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का व्यक्ति कोई बहुत बड़ा आविष्कार करता है तो हमारे लिए गौरव की बात तो है ही, हमारे लिए गर्व की बात है। उसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप इसको आराम से देखना। भारत मैप दीपक महेश्वरी के नाम से याद रखना, और भारत पिन को याद रखना। ये 7 अंकों का एक डिजिटल एड्रेस है। चलिए आगे चलते हैं। माधव गाडगिल, देखो ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। क्या? कि ये जो माधव गाडगिल हैं, ये व्यक्ति, ये एक हमारे पर्यावरणविद थे, बहुत ही कहते हैं ना प्रख्यात पर्यावरणविद थे। उसके साथ साथ ये हमारे पर्यावरण के संरक्षक भी थे। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। देखो, वैसे तो इन 2 महीनों में, जनवरी फरवरी में बहुत से लोगों का निधन हुआ है, लेकिन हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी किसी और को क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों? क्योंकि इनको जो पुरस्कार मिले हैं ना, उस ये इनकी महानता को और बढ़ा देते हैं। इनको इतने बढ़िया बढ़िया पुरस्कार मिल रखे हैं। देखो, एक तो इनको यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो पुरस्कार इनको मिल चुका है 2023 में। 2024 में जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ होता है, यह पुरस्कार, इस पुरस्कार के क्या नाम है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। वो मिल चुका है इनको 2024 में, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1981 में, और पद्म भूषण भी मिल रखा है 2006 में। तो ये एक बहुत बड़ी हस्ती है। भारत के पर्यावरण के बारे में सोचने वाले पर्यावरणविद थे, इकोलॉजिस्ट है, इनको पर्यावरणविद कहा जाता है, और पर्यावरण संरक्षक संरक्षक भी थे। इनका पुणे में निधन हो गया है। पूछा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिन माधव गाडगिल का निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित है वो? पर्यावरण के क्षेत्र से, ठीक है। और पुरस्कार भी पूछ सकते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। 3 पुरस्कार ये दे देंगे, चौथा एक और अलग नाम दे देंगे। तो ये 3 ये तो मिले ही हैं, जो चौथा नहीं मिला उसको कट मार देना। चलिए
आगे चलते हैं। नाम याद रखना, माधव गॉडगिल। काम्या कार्तिकेयन, ये जो लड़की है इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन ने रचा इतिहास। क्यों रचा इतिहास, क्या किया इन्होंने? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली तीसरी भारतीय महिला है ये। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली तीसरी भारतीय महिला है। दक्षिणी ध्रुव है नॉर्थ साउथ पोल, साउथ पोल जो अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में जो साउथ पोल है वहां पे पहुंचने वाली तीसरी कौन सी होगी? महिला होगी। पहली कौन सी थी? पहली थी रीना कौशल धर्मशक्तु, 2009 में गई थी। और सेकंड थी वो आईपीएस अर्पणा कुमार, ये अभी हाल पिछले दिनों में चर्चा में रही थी। आईपीएस अर्पणा कुमार ये थी सेकंड, जो दक्षिणी ध्रुव, जो पृथ्वी के साउथ पोल पे या दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाली महिला थी, भारतीय महिला। और तीसरी कौन होगी? काम्या कार्तिकेयन। ये काम्या कार्तिकेयन वैसे निवासी मुंबई की है, मुंबई की निवासी है। इनके पिता नेवल ऑफिसर है, भारतीय नौसेना में अफसर है ये इनके पिता। तो ये फिर वैसे सेना के अफसर की बेटी है तो फिर बड़े बड़े काम तो करेगी ही करेगी। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली तीसरी भारतीय महिला होगी। पहली याद रख लेना, रीना कौशल धर्मशक्तु है, और दूसरी आईपीएस अर्पणा कुमार। तो इसलिए ये चर्चा में थी। इनकी और थोड़ी खूबियां जान लेते हैं। इन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है बहुत कम उम्र में। उम्र कितनी है? मात्र 18 वर्ष। मात्र 18 वर्ष इनकी आयु है। इस आयु में ये पर्यावरण की दुनिया, इनमें पर्वतारोहण की दुनिया में इन्होंने कई रिकॉर्ड स्थापित कर रखे हैं। इन्होंने पर्वतारोहण, तो जो माउंटेनियर कहते हैं, जिसको माउंट क्लाइंबर कहते हैं, उनकी दुनिया में इन्होंने बहुत खिताब या बहुत रिकॉर्ड स्थापित कर रखे हैं। कैसे? 2024 में जब ये 17 वर्ष की थी उस समय इन्होंने एक चैलेंज लिया था, 7 समिट चैलेंज, यानी कि 7 महाद्वीपों की सातों जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन सब पे चढ़ूंगी। ये समिट इन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में 2024 में भी पूरा कर दिया था। इसी वक्त पूरा कर दिया था इन्होंने। देखो 7 समिट चैलेंज लिया था, जिसके अंतर्गत सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई शामिल है। कौन कौन सी चोटियां हैं एक बार बस नाम देख लेते हैं। करंट में या नाम नहीं पूछा जाता, ये भूगोल का प्रश्न है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ नाम। माउंट एवरेस्ट अपनी एशिया की हो गई, अकांगुआ दक्षिणी अमेरिका की है, देनाली उत्तरी अमेरिका की, किलीमंजारो अफ्रीका की, एल्ब्रुस किसकी होगी? यूरोप की, विंसन होगी अंटार्कटिका की, और केजियास की होगी ऑस्ट्रेलिया की। कोजियास की होगी ऑस्ट्रेलिया की। तो ये थी काम्या कार्तिकेयन। पूछा जाए काम्या कार्तिकेयन हाल ही में किस पर्वत पर चढ़ी है या किस पर्वत चोटी को जीता है, तो दक्षिणी पोल को, साउथ पोल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। देखो हमारा जब रिपब्लिक डे होता है, जो गणतंत्र दिवस होता है, तो हम किसी न किसी बाहरी या तो राज्य के मुख्य को या फिर किसी बड़ी हस्ती को हम इनवाइट करते हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। तो इस बार जो 26 जनवरी 2026 हुआ था, जो हमारा 77वां गणतंत्र दिवस था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? ये दोनों थे। देखो एक तो ये लेडीज थी और ये पुरुष थे। इन दोनों के नाम क्या है? एक तो है यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन नाम याद रखना, एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा। ये जो पुरुष है ये है एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा। और ये कौन है? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। तो फिर ये महिला कौन है? ये है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। तो यूरोपियन काउंसिल अलग है और यूरोपियन कमीशन अलग है। तो कमीशन की प्रेसिडेंट ये लेडीज है, इसका नाम क्या है? उर्सुला वॉन देर लेयन। उर्सुला वॉन दर लेयन। उर्सुला वॉन दर लेयन ये तो महिला है, और एंटोनिया सैंटोस दा कोस्टा क्या है? पुरुष है। ये यूरोपियन किसके कमीशन के प्रेसिडेंट है, सॉरी ये यूरोपियन इसके काउंसिल के प्रेसिडेंट है, और ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है जो महिला है। तो ये हमारे मुख्य अतिथि थे इस बार 26 जनवरी 2026 यानी 77वें गणतंत्र दिवस के। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं ना, चीफ गेस्ट हमारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला देखते हैं, सिमरन बाला। ये एक महिला का नाम है। ये कौन है? सीआरपीएफ की पुरुष मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ की टुकड़ी जब परेड निकलती है कर्तव्य पथ पर जब परेड निकलती है, तो उस परेड में हर अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, पुलिस सब अपनी अपनी क्या करते हैं? परेड का प्रदर्शन करते हैं। तो इस बार जो सीआरपीएफ की जो परेड का प्रदर्शन हुआ था, उसको लीड किसने किया था? इन्होंने। इनका नाम है सिमरन बाला। ये कहाँ के है? ये है जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जन्मी है, और सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट है। ये असिस्टेंट कमांडेंट है। यूपीएससी के थ्रू पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, वो इन्होंने क्लियर किया है, और सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट। और क्यों है? पहली बार है जब कोई महिला अधिकारी सीआरपीएफ के जवानों की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है सीआरपीएफ, जिनको ज्यादातर जो माओवादी इलाके होते हैं, जो अपने नक्सल इलाके होते हैं, वहां पे इनको पोस्टिंग दी जाती है, वो होती है सीआरपीएफ।
तो ये हैं सिमरन बालाजी, जम्मू कश्मीर के नौशेरा की रहने वाली हैं। तो ये हमारे अभी तक के हमारा करंट अफेयर इस लेडीज को इनको लेके था। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे मेघ मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। देखो पहली आ जाए ना, चाहे कहीं की हो भारत में, पहला आ जाए, कोई पहला रिकॉर्ड आ जाए, राजस्थान में आ जाए तो उसका कहना ही क्या, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, किसी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। भारत में भी कहीं पे कोई चीज पहली हो रही हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में भारत भी दे रखा है, भारत के भी चर्चित व्यक्ति घटना स्थान है और राजस्थान के भी चर्चित व्यक्ति घटना स्थान है। तो भारत में पहली बार कहाँ पे, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन है, उनका नाम है न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे। तो ऐसा आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही चर्चा में रही रेवती मोहित डोरे का संबंध किससे है। तो ये कौन है, न्यायमूर्ति जज है, ये मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, चीफ जस्टिस है ये, ठीक है, मेघालय कोर्ट की ये क्या है, चीफ जस्टिस है ये मेघालय कोर्ट, हाई कोर्ट की, ठीक है। अगला क्या है, आकांक्षा शर्मा, ये कोटा से है, तो और लिए हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होगी, क्यों, क्योंकि ये कोटा से है। कोटा कहाँ पे आता है, राजस्थान में। इन्होंने माउंट किलीमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये रही आकांक्षा शर्मा, इन्होंने ये देखो माउंट किलीमंजारो, इस किलीमंजारो पे सफलतापूर्वक क्या की, चढ़ाई की है। और कहाँ के हैं ये, कोटा के हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किलीमंजारो पर चढ़ने वाली आकांक्षा शर्मा राजस्थान में किस जिले से बिलोंग करती है। तो कहाँ से बिलोंग करती है, कोटा से, ध्यान रखना। पिछले साल सितंबर में इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर भी चढ़ाई की थी। तो ये जो पर्वतारोही होते हैं, तो एक बार पर्वत पर चढ़ने के बाद इनके फिर रहा नहीं जाता, फिर किसी न किसी पर्वत पे ये चढ़ते ही रहते हैं। पिछले साल ये माउंट एल्ब्रूस पे चढ़ी थी, और अब कहाँ पे चढ़ गई ये, दक्षिण अफ्रीका की किलीमंजारो पर। हालांकि बहुत टफ काम होता है, आप ये मत सोचना कि ये पर्वत चोटी है हम भी चढ़ जाए, बहुत दोहरा काम है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ज्यादा इस पे भावुक मत हो जाना कि मैं भी जाके चढ़ूंगा, मैं आज पेपर देते ही, जैसे ही मेरे 31 मई को पेपर खत्म होगा, मैं भी जाके कोई ना कोई चोटी चढ़ूंगी, मत चढ़ना, गोडे जवाब दे देंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है, रूही मोहजाब, ये एक 6 साल की लड़की है, रूही मोहजाब। इसको संयुक्त राष्ट्र एशिया पैसिफिक मुख्यालय में क्या मिला है, इन्होंने भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र का एशिया पैसिफिक मुख्यालय है थाईलैंड, बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। वहां पे इस मात्र 6 वर्षीय लड़की ने, जो अपने कोझिकोड केरल की है, जो हमारे दक्षिण भारत में केरल है, केरल में एक जिला पड़ता है कोझिकोड, वहां की है, इन्होंने भाषण दिया है। बोलो, 6 वर्ष की छोटी सी लड़की होकर भी भाषण देके आ गई। और हमारे यहाँ पे 6 वर्ष को तो पूछ लो कुछ तो वो भाग जाता है, उसको पता है ना बेटा नाम क्या है, तो वो भाग जाएगा अंदर। तो थोड़ा दुखद बात है, अपने बच्चों को थोड़ा एडवांस बनाओ, इतना एडवांस भी नहीं बनाना कि वो आपके साथ आपको ही छोटा कर दे। आपको थोड़ा सा एडवांस ऐसे बच्चों को बनाना है कि बच्चा परीक्षा के अध्ययन के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा आगे हो। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या थी कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र एशिया पैसिफिक मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का एशिया पैसिफिक मुख्यालय कहाँ पे है, बैंकॉक में, और बैंकॉक कहाँ पे है, थाईलैंड नामक देश में, थाईलैंड देश में है। यहाँ पे इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, और कोझिकोड केरल की 6 वर्षीय छात्रा है। ये देखो इनकी फोटो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे, जो स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय है, स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर कृषि का विश्वविद्यालय है, ये बीकानेर में है, इनके नए कुलपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है। कुलगुरु, वाइस चांसलर कहते हैं इनको। ये खुद मक्का वैज्ञानिक रहे हुए हैं। तो कृषि विश्वविद्यालय में कुछ कोई अगर वाइस चांसलर बनना है तो वह निश्चित रूप से कृषि की किसी कृषि वैज्ञानिक संबंध होगा, या फिर कृषि का बहुत बड़ा प्रख्यात विद्वान होगा। तो ये खुद मक्का वैज्ञानिक रहे हैं, बस मक्का वैज्ञानिक रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये बीकानेर में है, बीकानेर में है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे, इनका नाम याद रखना। सिरिवन्नारी नारी रत्ना राजकन्या, ये नाम थोड़ा लंबा है, ये कौन है, ये थाईलैंड की राजकुमारी है। और क्यों चर्चा में है हमारे लिए परीक्षा के लिए, क्योंकि ये हाल ही में इन्होंने जयपुर और जोधपुर की यात्रा की है। ये जयपुर और जोधपुर में घूमने आए थे। कहाँ की राजकुमारी है, थाईलैंड की राजकुमारी है। क्या नाम है इनका, सिरिवन्नावरी नारी रत्ना राजकन्या, सिरिवन्नावरी नारी रत्ना राजकन्या, ये थाईलैंड की राजकुमारी है। और चर्चा में क्यों है हमारे लिए, क्योंकि जयपुर जोधपुर घूमने आई थी, इसीलिए इन्होंने भ्रमण किया था। और डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ है, जो मेवाड़ के अभी जो कहते हैं ना वंशजों में से एक है, वो है जो जीवित है अभी फिलहाल। 1400 से अधिक मिट्टी के मटके बनवाकर उनको जरूरतमंदों को बांटकर 10वां क्या बना लिया इन्होंने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया है। गर्मी का मौसम था,
तो मटके बनवाए मिट्टी के और गरीबों में बांट दिया, आप चाहो ठंडा ठंडा पानी पियो और थोड़े ठंडे रहो और मस्त रहो। तो ये रिकॉर्ड बनाया डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने। के गुप्ता, के गुप्ता के बारे में प्रश्न अभी आया हुआ था, जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का पेपर था उन वो प्रश्न आया हुआ था के गुप्ता के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन क्या शहरी स्वच्छ भारत शहरी मिशन का क्या है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको? के गुप्ता को। ये डूंगरपुर मॉडल के तहत इन्होंने डूंगरपुर को पहला ओडीएफ का मतलब खुले में शौच मुक्त शहर बनाया था। डूंगरपुर पहला शहर था जो खुले में शौच से मुक्त था। ये डूंगरपुर के जो नगर परिषद है उनके सभापति रह चुके हैं, बीजेपी के एक नेता है। तो बीजेपी की जब सरकार थी तो डूंगरपुर में ये डूंगरपुर नगर परिषद के ये सभापति रह चुके हैं। उस समय उन्होंने क्या किया था? उस समय उन्होंने डूंगरपुर को ओडीएफ बनाया था, ओपन डिफेकेशन फ्री। ओपन डिफेकेशन फ्री मतलब खुले में शौच से मुक्त, ठीक है, ये बनाया था। और ये ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के। यही प्रश्न पूछा गया था इस बार, कौन है? के गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर डीपी शर्मा। डॉक्टर डीपी शर्मा चर्चा में है, क्यों है? इसका एक कारण ये है कि यूनेस्को ने अपनी विज्ञान और नवाचार रिपोर्ट के मुख्य लेखक को चुना है। इनको क्या चुना है? इनका अपना चीफ ऑथर चुना है। चीफ ऑथर, मुख्य लेखक चुना है। किसने चुना है? यूनेस्को ने। और किसके लिए? अपनी एक विज्ञान और नवाचार रिपोर्ट ये जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनेस्को। यूनेस्को एक रिपोर्ट जारी करता है विज्ञान और नवाचार, इसके लिए उन्होंने चीफ ऑथर को, मुख्य लेखक चुना है। किनको चुना है? डॉक्टर डीपी शर्मा को। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कहाँ के निवासी हैं? राजाखेड़ा धौलपुर के। वहां पे इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। राजाखेड़ा धौलपुर, धौलपुर राजस्थान का हिस्सा है, तो राजस्थान का है और राजस्थान के व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजाखेड़ा धौलपुर के हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ये राष्ट्रीय एम्बेसडर भी रहे हुए हैं। कौन? ये। और है क्या? ये खुद कंप्यूटर वैज्ञानिक है और डिजिटल डिप्लोमेसी में विशेषज्ञ कर रखा है। तभी तो देख लो, कंप्यूटर और डिजिटल में इन्होंने विशेषज्ञ है, तभी तो विज्ञान और नवाचार रिपोर्ट के ये चीफ ऑथर चुने गए हैं, मुख्य लेखक चुने गए हैं। तो ये इन पे भी प्रश्न बन सकता है, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। थानिया नाथन। थानिया नाथन, देखो ये जो आपको दिख रही है महिला, इनका नाम है थानिया नाथन। ये केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश है। ये केरल की पहली महिला दृष्टिबाधित न्यायाधीश है। आंखों से वो कहते हैं ना, दिव्यांग कैटेगरी की है, लेकिन इन्होंने वो पेपर बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है और अपनी कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया था। तो ये केरल की पहली महिला है जो थोड़ी सी दृष्टि बाधित है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। कहाँ से है ये? कन्नूर जिले, केरल के कन्नूर जिले की। तो हाल ही में चर्चा में रहे थानिया नाथन का संबंध किससे है? तो ये दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश है, केरल की पहली। चलिए आगे चलते हैं। एक लेडीज का नाम हो रहा है सरिता योल्मो। सरिता योल्मो, इनका नाम क्यों चर्चा में है? देखो एक ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पे, एक बहुत सुंदर ट्रेन चलती है, शिमला टू कालका, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पे। उस ट्रेन के 145 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये टीटीई बनी है, ये महिला सरिता योल्मो। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पे एक शिवालिक की जो ट्रेन चलती है, इसको हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं। बहुत सुंदर टॉय ट्रेन है। परिणीति मूवी में एक गाना आता है, उस गाने में वो विद्या बालन और सैफ अली खान उस ट्रेन में घूम रहे होते हैं। काफी मूवी में वो ट्रेन दिखाई हुई है। उस ट्रेन की 145 वर्षों के इतिहास में, यानी आज से 145 वर्षों से चली आ रही है, कोई महिला टीटीई नहीं रही और पहली महिला टीटीई बनी है। कौन है? सरिता योल्मो। टीटीई का मतलब होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी आप जो ट्रेवल कर रहे हो, तो ट्रेवल करते वक्त आपकी जो टिकट एग्जामिन करता है उसको टीटीई कहा जाता है, ठीक है। टीसी अलग होता है, टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर वो अलग होता है। वो आपका कहीं पे भी चेक कर सकता है टिकट। तो ये थी यहाँ तक की खबरें। आगे चलते हैं। मनस्वी अग्रवाल। मनस्वी अग्रवाल कौन है? कोई भी हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण किस लिए हो जाती है? क्यों? क्योंकि ये उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की है। इन्होंने क्या किया? वही पर्वतारोही है, ये सब पर्वत चढ़ रहे हैं। हमें छोड़ के हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब पर्वत पर चढ़ रहे हैं। अकांकगुआ चोटी है जो अर्जेंटीना पे है, दक्षिणी अमेरिका की चोटी है ये। इस पर पहुंचने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है ये। राजस्थान की दूसरी महिला है जो अकांकगुआ, जो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर पहुंचने वाली महिला है। पहली महिला थी राजस्थान की गीता सामोता। गीता सामोता। तो ये तीन महिलाएं पर्वतारोही है, तीनों को एक साथ लिख लेना, पहले पहली महिला को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर तीनों को एक साथ पढ़ोगे ना आप, एक साथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो मनस्वी अग्रवाल कहाँ चढ़ी? अकांकगुआ चोटी, अर्जेंटीना पे।
और इससे पहले 2025 में, दिसंबर 2025 में ये कहाँ पे चढ़ गई थी? विंसन मैसिप। ये अंटार्कटिका पर तिरंगा फहराने वाली राज्य की पहली महिला थी। 2025 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिप। विंसन मैसिप, यहाँ पे तिरंगा फहराने वाली ये राजस्थान की पहली महिला थी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चर्चा में। ये चर्चित ऐसी जो महिलाएं होती है वो हमेशा देश का नाम ऊपर ही करती है। मनस्वी अग्रवाल, ये देखो मनस्वी अग्रवाल जी की फोटो है। उदयपुर टाइम्स, उदयपुर की है तो उदयपुर टाइम्स ने अपना दे रखा होगा। ये देख लिए, तिरंगा फहरा रखा है इन्होंने। बहुत शानदार, बहुत सुंदर फोटो है। और अब आते हैं हमारा इस जो क्रम का लास्ट टॉपिक है, चर्चित व्यक्तियों का लास्ट टॉपिक है इसका, जनवरी फरवरी का। तो वो कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह। कौन है ये? मणिपुर के नए सीएम है। ये देखिए, मणिपुर के नए सीएम है युमनाम खेमचंद सिंह। इनके ऊपर भी सब इंस्पेक्टर ने प्रश्न बनाया और ये प्रश्न हमारे ऑलरेडी नोट्स में था। ये कौन से सीएम है? 13वें सीएम है। 4 फरवरी 2026 को इन्होंने शपथ ली है। 4 फरवरी 2026 को इन्होंने क्या ली है? शपथ ली है। 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहाँ पे? मणिपुर में। कब हुआ था? 13 फरवरी 2025 को। तो लगभग एक साल बाद राष्ट्रपति शासन को खत्म करते हुए ये जो अपने खेमचंद सिंह है युमनाम, इन्होंने क्या किया? सीएम की शपथ ली है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल है अभी मणिपुर के अजय कुमार भल्ला। राज्यपाल कौन है? अगर आपसे राज्यपाल पूछा जाए तो राज्यपाल है अजय भल्ला, अजय भल्ला जी। ठीक है, ये है इनके अभी मणिपुर के राज्यपाल। अब कुछ और विशेषता देख लेते हैं। पहली बार मणिपुर में ऐसा हुआ है कि 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। राज्य के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। कौन? एक का नाम है नेचमा किपगेन। नेचमा किपगेन ये बीजेपी से है। और कुकी समुदाय की पहली महिला कौन है? डिप्टी सीएम। कुकी समुदाय की पहली महिला डिप्टी सीएम है नेचमा किपगेन। और दूसरे कौन है? लोसी दिखो। दूसरे कौन है? लोसी दिखो। ये जो बीजेपी की अलायंस पार्टी है एनपीएफ, इससे है और नागा समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो पहली बार क्या हुआ है मणिपुर के इतिहास में? पहली बार हुआ है कि 2 डिप्टी सीएम चुने गए हैं। ठीक है, एक बीजेपी के हैं और एक एनपीएफ जो बीजेपी की अलायंस पार्टी है उनसे। बीजेपी की अलायंस पार्टी एनपीएफ वाले सब किससे हैं? नागा समुदाय से हैं। उनका नाम है लोसी दिखो। और जो बीजेपी की जो महिला डिप्टी सीएम है, जो कुकी समुदाय की पहली महिला डिप्टी सीएम है, उनका नाम क्या है? नेचमा किगपेन। और ये इनका खुद का नाम क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले जो सीएम थे 12वें सीएम, उनका नाम क्या था? एन बीरेन सिंह उनका नाम था। जो 12वें सीएम थे, 12वें जो सीएम थे उनका नाम था एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह ये 12वें सीएम थे। 13वें कौन बन गए? ये युमनाम खेमचंद सिंह। तो हमने ओवरऑल इनको देख लिया। और ये किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि प्रश्न आ चुका है देखो इनके बारे में। तो हो सकता है कि एग्जाम में इनके इर्द गिर्द ही कोई प्रश्न पूछ ले, इर्द गिर्द कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। मणिपुर की एक विधानसभा है सिंगजामेई। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सिंगजामेई, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। ये कहां से बिलोंग करते हैं? सिंगजा मेई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। तो जो सीएम है वो मणिपुर के सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। और एक और बात है, ये विधानसभा, मणिपुर की जो विधानसभा है, इसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी स्पीकर भी, ये जो कहते हैं ना विधानसभा अध्यक्ष, एक प्रकार से स्पीकर होता है विधानसभा का, वो रह चुके हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसके? मणिपुर के। रह चुके हैं। तो ये चीजें आपको नोट्स में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको याद रखनी है। हो सकता है आपको नोट्स में अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक चर्चित व्यक्तियों के। जनवरी और फरवरी में इससे अधिक टॉपिक नहीं है। देखो कई लोगों की नियुक्ति हुई होगी या कई लोगों के वो क्या मृत्यु भी हुई होगी, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण है उनको चूज किया है। नियुक्ति, देखो नियुक्ति हर बार नहीं पूछ जाती, बहुत से लोगों की नियुक्ति होती रहती है और निकलते रहते हैं। तो उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको कवर करें, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो अब आप क्या करोगे? आप इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद आपके टेलीग्राम चैनल पे या फिर
हमारे ऐप में। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, थोड़ा हमें उससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। तो कहाँ पे है ऐप और वीडियो? ऐप और टेलीग्राम इन दोनों का लिंक हमारे इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है। उस डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। उसमें जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ऐप में जाके टेस्ट दो। हमारी बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है इसी वीडियो पे बनी हुई। आपको मज़ा आएगा टेस्ट देने में। एक बार आप देख के देखो, आपको पता लगेगा हाँ यार, टेस्ट का क्या लेवल है, क्या गजब का टेस्ट बनाया है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, बिल्कुल एकदम मन लगा के देखा है ना, तब आपको आएगा मज़ा टेस्ट देने में भी। टेस्ट दोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर थोड़ा सा पीडीएफ जो होगी उस पीडीएफ को भी एक बार गो थ्रू हो जाना। फिर आपके लिए एक हम फिर सरप्राइज़ रखेंगे कोई बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वही कहूँगा कि मन लगा के पढ़ो, ज़्यादा होच-पोच मत होना, इधर-उधर से ज़्यादा इधर-उधर पैर मत मारना। कोशिश करते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें यहीं पे इकट्ठी कर दें सारे, ताकि आप इधर-उधर नहीं भटको। तो मेरा एक ही काम है आपसे कहने के लिए कि मेहनत करते रहो और मेहनत करने के साथ-साथ खुश रहो और मौज लो।